नमस्कार, नेटवर्क 10 के इस महा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। एक बार फिर से एक मसले पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए। हमारे साथ खास पैनल भी है। मेरे साथ राजीव नयन बहुगुणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन आज उनके अनुभव को उत्तराखंड के लिए कैसे यूज किया जाएगा वो उस लिहाज से आज वो हमारे साथ होंगे। मुन्ना सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा मंजुल रावत हैं जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल रैपिड आउटफिटर्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उद्यमी भी हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा जो ये पैनल है वो ये आज इस बात पर चर्चा करेगा, जो जिन दो नामों का ढिंढोरा पिछले 12 सालों से हमारी अलग अलग सरकारें पीट रही हैं, उस नाम के कितने करीब हम लोग अभी तक पहुंच पाए हैं, और वाकई इस नाम को पाने की जद्दोजहद में हमने कितना सफर तय किया है, कितना सफर तय करना बाकी है, और क्या हमने कुछ कदम बढ़ाए भी हैं या नहीं, इसकी पड़ताल भी हम करेंगे। ये जो दो नाम जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो है ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश। पर्यटन से शुरुआत करेंगे, और पर्यटन की शुरुआत करने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमने तैयार की थी राज्य स्थापना दिवस के आसपास। आइए देखते हैं। नवंबर 2012 राज्य स्थापना की 12वीं वर्षगांठ। हुकूमत से लेकर आम जन तक सबने 12वीं वर्षगांठ को मनाया। अपने अपने अंदाज में हर साल की तरह रस्म तो अदा की, पर फर्ज 12 साल बाद भी कोसों दूर ही रहा। 12वीं वर्षगांठ की बानगी नहीं, वरन इस राज्य की कड़वी हकीकत है, जहां इतिहास के पन्नों में हर बरस शहीदों के सपनों को पूरा करने की गाथा दर्ज करने की रस्म अदा कर फर्ज की इतिश्री करी जाती है। 12वीं वर्षगांठ भी बाकी 11 से जुदा नहीं थी। बस फर्क इतना था कि हुकूमत चंद रोज पहले पहाड़ी राज्य की अवधारणा के अक्स गैरसैंण से होकर आई थी। लिहाजा उम्मीद थी कि शहीदों के सपनों को 12वीं वर्षगांठ में जरूर पंख लगेंगे, पर ऐसा हो न सका। सरकार उड़न खटोले से गैरसैंण होकर लौटी, लिहाजा राज्य की अवधारणा पंख के बगैर हवा में इस साल भी उड़ान नहीं भर सकी। 11 सालों में खबर नवीज भी कलम और जुबान के जरिए राज्य के दर्द पर भड़ास निकालकर रस्म अदा करते रहे। सरकार के साथ हम भी गैरसैंण गए थे, पर हम क्योंकि जमीन से गए थे, लिहाजा हकीकत से सामना हो सका। ऊंचे पहाड़ पर हमें पर्वतीय राज्य की अवधारणा के निशान दिखाई दिए। काश अगर सरकार भी हमारी तरह जमीन से जाती तो उसे भी अपने असल फर्ज का अक्स दिखाई पड़ता। खैर, जो हमें दिखा उस मंजर को हम कैमरे में कैद करके लाए, ताकि हवाई हुकूमत जमीनी सच से रूबरू हो सके। ये इलाका रुद्रप्रयाग जनपद का है। इस इलाके में छोटा सा गांव पड़ता है शिवनंदी। सड़क से सटे इस गांव से कुछ मीटर आगे चलकर आप सड़क से नीचे उतरिए। गदेरों को पार कर कच्चे रास्तों से होते हुए आप अलकनंदा के किनारे एक रिजॉर्ट पर पहुंचेंगे। पहाड़ी शैली से बने इन भवनों को देखकर आपको लगेगा शायद इसका मालिक पहाड़ से जुड़ा हुआ है। ये सलब गहलोत हैं, एयरफोर्स अफसर के बेटे। सलब दिल्ली से उत्तराखंड 5 साल पहले आए। यहाँ की नदियों पर जब वो कयाकिंग करने उतरे तो फिर इस इलाके को छोड़ नहीं पाए, लेकिन उनके सामने चुनौती इस बात की थी कि अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यहीं रहना होगा, पर यहाँ रोजी रोटी कैसे कमाई जाए। वाइट वाटर कयाकिंग, राफ्टिंग, वाइट वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं अलग टाइप की अवेलेबल हैं। पिंडर, मंदाकिनी, लस्तर, अट्टागाड़, बालकीला, दहली। यहाँ पे नदियाँ छोटी और बहुत ही एडवेंचरस बोलेंगे, कोई उसको खतरनाक बोलेगा, हम लोग तो बोलेंगे मज़ेदार नदियाँ हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा मुझे रहने के लिए भी एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे मुझको रहने में भी लाइफ अच्छी कटे, और गढ़वाल में यहाँ पे रुद्रप्रयाग में सबसे अच्छी कट रही है। उन्होंने ठानी कि वो यहीं रहकर कुछ करें। उनके सामने चुनौती थी कि कम पैसों में वो ऐसी इमारत खड़ी कर सकें जो उनके जैसे खेल प्रेमियों को लुभा सके। इसके बाद उन्होंने पहाड़ में घर बनाने की पुरानी शैली का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, और आज वो खुद भी इन्हीं घरों में से एक में रहते हैं। उनमें जो समझदारी थी, सबसे पहले तो वो सीखा मैंने कि भाई पठाल क्या चीज़ होती है, पठाल का फ़ायदा क्या है। मट्टी गोबर
कि लिपाई का, फर्श का क्या फ़ायदा है। तो ये सब समझने के बाद जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो ये डेवलप हुआ जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा जो नदी है, अलकनंदा नदी है, गंगा जो नदी है, ये हम लोगों का इसके साथ मेरा इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि रोज़ी रोटी भी इसमें है। अगर किसी दिन बाय चांस कोई एक्सीडेंट होगा तो वो भी नदी में ही होगा, माँ समान है। घर बनाने की वो शैली जिसे उत्तराखंड के लोग भी त्याग चुके थे, सलब ने उसे अपनाया और इसमें वो सफल भी रहे। यहाँ जो भी सैलानी आता है वो इन इमारतों की भवन निर्माण शैली की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। उत्तराखंड राज्य के गठन को पहाड़ी इलाकों के विकास से जोड़ा जाता है, लेकिन उत्तराखंड बनने का महत्व औचित्य सिर्फ इतना ही नहीं था। ये भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए कि यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए क्या कुछ किया जाए। ये घर जिस इस समय आप देख रहे हैं, ऐसे घर अब दिखने बंद हो गए हैं पहाड़ों में। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां सलब के सामने थी कि आखिर कैसे इस रिजॉर्ट से निकलने वाली गंदगी को गंगा में जाने से रोका जाए। इसके लिए उन्होंने एक नई आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया। सिस्टम है जिसको एक वेटलैंड सिस्टम बोलते हैं। ज़माने में जो तराई का इलाका था, तराई के इलाके में भी पानी के बड़े बड़े दलदल वाले इलाके होते थे, जिनको अब सुखा दिया गया खेती के लिए। ये जो दलदली इलाके थे, इनमें जो पौधे थे, ये पौधे अपनी जड़ों से पानी को साफ करते थे। तो वही जो एक सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम है, उसको हम लोगों ने अडेप्ट करके कुछ उसमें टेक्नोलॉजी बाहर से लेके, जो काफ़ी दुनिया में अभी काफ़ी विकसित टेक्नोलॉजी है, वेटलैंड, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी, उनकी जो जड़ें उसमें से खुराक ले लेती है, उसका एक नेट सिस्टम बन जाता है और उसी से साफ हो जाता है। स्थानीय लोगों के ज्ञान और आधुनिक तरीकों के सही इस्तेमाल से सलब ने न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए, बल्कि पहाड़ों का विकास कैसे हो सकता है इसकी एक लकीर खींच डाली। सलब के घरनुमा रिजॉर्ट में आपको एक पानी का छोटा तालाब भी मिल जाएगा, जिसमें आप कुछ बच्चों को कयाक करते हुए देख सकते हैं। ये स्थानीय बच्चे हैं जिन्हें सलब खुद कयाक चलाना सिखाता है और इसकी कोई फीस भी उनसे नहीं ली जाती, और ये सब इसलिए ताकि उसका खेल जिंदा रहे। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। मैंने भी जैसे कयाकिंग सीखी, मेरे को बहुत लोगों की हेल्प रही। पूरे रास्ते नेपाल से दोस्तों ने हेल्प करी, शिवपुरी से दोस्तों ने हेल्प करी, लद्दाख में दोस्तों ने हेल्प करी, विदेशों से तगड़े तगड़े कयाकरों ने, अच्छे कयाकरों ने, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों ने हेल्प करी। तो जब मैंने ये हेल्प, जो मदद है लोगों से पाई है, तो ये हेल्प मेरे को आगे देनी भी मेरा लगभग धर्म ही है। सलब ने अभी तक अपने संघर्षों भरा सफर अकेले तय नहीं किया। इसमें उनका साथ दिया उनकी धर्मपत्नी एलिस, जो 7 समुंदर पार से आई और 7 फेरों का धर्म निभा रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस दौर में जब वो पहाड़ों को छोड़कर मैदानों का रुख कर रहे हैं, आप इस छोटे से गांव में क्यों हैं, तो उनका जवाब दिल को छू जाता है। बिल्कुल, मतलब मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मेरी बेटी शांति वो बोलती है कि अब इसका पहली शब्द मम्मी तितली तितली। वहाँ ऐसा नहीं होएगा नीचे, यहाँ बहुत सुंदर, बहुत साफ है और तंदुरुस्त के लिए भी अच्छा है और दिमाग के लिए बहुत खुला होता है, क्योंकि हम ऐसा घर में बंद नहीं है, हम ऐसा बाहर रहते हैं नदी के किनारे पे। मैंने यहाँ जन्म दिया, इस घर में, इस कमरे में मैंने जन्म दिया। एक दाई आ गई है, माई आ गई है अपने देश की, और यहाँ जन्म दिया मैंने घर में। कुल मिलाकर विकास का ये छोटा सा मॉडल हमारे सियासतदानों को आकर देखना चाहिए कि पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और अपनी संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को बचाकर विकास की इबारत कैसे लिखी जाती है। अगर सरकार भी हमारे संग सड़क मार्ग से गैरसैंण जाती तो संभव था कि 12वीं वर्षगांठ पर पर्वतीय सरोकार गैर न रहते। बहरहाल हमारे नजरिए से ही सही, पर क्या 12 बरस के वनवास झेल रहे पर्वतीय सरकार क्या सरकारी एजेंडा बन पाएंगे? ये उम्मीद तो बनी है, पर वो तब पूरी हो पाएगी जब अगली सरकार हवा नहीं जमीन से गैरसैंण जाएगी। उत्तराखंड राज्य के गठन के 11 साल बाद भी आज हम इस बात पर चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं कि पलायन को कैसे रोका जाए। और पलायन को रोकने का अगर फॉर्मूला देखना है तो गौचर के इस इलाके में आइए। अगर रोजगार सृजन का काम देखना है तो गौचर के शिवनंदी के इस रिजॉर्ट में आइए। सलब ने वो कर दिखाया है जो शायद हमारी सरकारें कई सालों से
कर ही नहीं पाई। कैमरामैन सागर बिष्ट के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, गौचर। तो आपने देखा विकास की एक तस्वीर, एक मॉडल जहां पर प्रदूषण भी नहीं है, पलायन भी रुक रहा है, रोजगार का सृजन भी है और पर्यटक भी आ रहे हैं। नए तरीके का एडवेंचर स्पोर्ट उत्तराखंड के लिए है। हालांकि हम ये नए तरीके का कह रहे हैं, इसकी तरफ आज तक तवज्जो सरकारों ने नहीं दी है। और मैं शुरुआत मंजुल रावत से करूंगा, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपकी नज़रों से होकर गुजरा है। जब ये शुरू हुआ मॉडल, किस सोच के साथ ये मॉडल, क्योंकि सलब तो आ नहीं पाए हैं आज, तो आप बताएं कि किस सोच के साथ ये मॉडल तैयार किया गया, क्या क्या दिक्कतें इसमें आई और अब ये कितना फ्रूटफुल लगता है आपको पहाड़ी इलाकों में विकास के लिए? ये शलभ जब शिवनंदी जगह के लिए जब इन्होंने ऑप्ट किया, ये सोचा कि ये जगह उपयुक्त रहेगी कयाकिंग के कंटेक्स्ट में, आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि कई लोगों की जानकारी में अभी नहीं होगा कि गौचर से लेकर रुद्रप्रयाग तक जो हमारी अलकनंदा नदी बहती है, ये वर्ल्ड क्लास वाइट वाटर सेक्शन यहाँ पे होता है, जिसमें दुनिया भर में कहीं भी जहाँ पर भी जो पानी से रिलेटेड खेल होते हैं जिनमें रैपिड्स का उपयोग होता है, उस लिहाज से जो ये सेक्शन है ये वर्ल्ड क्लास वाइट वाटर हमारे को प्रदान करता है। उसकी खोज में जब हम लोग ऊपर गए, हम कई समय हमने साथ में कई एक्सपीडिशन किए शलभ जी के साथ। जब अपर अलकनंदा एक्सपीडिशन हम कर रहे थे तो कई बार, क्योंकि वो स्वभाव से ही पहले से ही आउटडोर में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको ये जगह पहले से काफ़ी अच्छी लग रही थी, उपयुक्त लग रही थी कयाकिंग के लिए। तो 3-4 साल लगातार हमको करने के बाद ये लगा कि ये जगह ठीक है। तो हमने अपने, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड को, शलभ जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हमने ये जगह सही पाने के बाद उस जगह में कहाँ पे सेफ होगा और कहाँ पे लोकल, जिसे कहते हैं कि लोगों का जुड़ाव के साथ हम कहीं वीराने में जाके भी इसको कर सकते हैं, बट जहाँ लोगों का जुड़ाव रहे उस तरह से उपयुक्त समझ के ये जगह का हमने चुनाव किया उस समय। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये एक एग्जाम्पल भर हमने दिखाया है, ऐसी कई संभावनाएं हो सकती है। क्या वजह है कि हम लगातार ये कहते तो रहे 12 सालों तक कि पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड और तमाम चीज़ें हम बोलते रहे, लेकिन क्या हम उस दिशा में काम कर पाए और नाम छू पाए? और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो मॉडल हमें सिर्फ क्या हमें ही लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मॉडल है या वाकई में अच्छा मॉडल है? मैं इसमें रमन 2-3 इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा जी। एक तो हम बहुत साफ सुथरा ये समझ लें जी कि कोई भी कॉलोनियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता और लाभकारी नहीं होता है। हम जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, हमारे ट्रेनर्स हो सकते हैं, हमें इनपुट मिल सकते हैं अलग अलग जगह पर। बट मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, और यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाऊं, तो आज़ादी से पूर्व भी हम लोगों की लड़ाई यही थी कि जो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलोनियल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है कि साहब बिलायती कोई चीज़ आएगी, उसको हम सुपर इम्पोज करेंगे यहाँ पे, तो कभी सस्टेन कर नहीं सकता है। तो बेसिक डिफेक्ट विद आवर प्लानिंग प्रोसेस इज कि हमने जो इंडिजिनस सिस्टम है, जिसे हम स्थानीय कहते हैं, देखिए भाषा का फर्क हो सकता है। आज हम हो सकता है हम उसको हिंदी से बोलें, बहुत बढ़िया हिंदी से बोलें, आज हो सकता है हम उसको तमाम सारे मैनेजमेंट के लफाजी के साथ हम उसको एक शानदार अंग्रेजी से भी परोसने की बात करें। हो सकता है स्थानीय लोग उसको परंपरागत गढ़वाली में, कुमाऊनी में, जौनसारी में, फलाने में, वो सब स्थानीय भाषाओं में बोलें, लेकिन उनका एक इंडिजिनस नॉलेज थ्रू जनरेशंस उनके पास हमेशा रहा है, लोकल विजडम। मुझे हमेशा ये लगता है, चाहे वहाँ का वो एनवायरनमेंट के बारे में हो, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना हो, वहाँ की हाइड्रोलॉजी हो, वहाँ की ज्योग्राफी हो, वहाँ की कल्चर। जब हम कई बार कहते हैं उत्तराखंड में कल्चर की बहुत बात होती है, कल्चर डजंट मीन सिंपली नाचना गाना और गीत गाना। कल्चर इज एन एंटायर वे ऑफ लाइफ, एक पूरी जीवन शैली है। तो उसके मामले में उन लोगों का एक बड़ा जबरदस्त एक ट्रेजर है उनके पास। मुझे कभी नहीं लगता कि इस प्रदेश के अंदर कभी हमने ये काम किया है कि हमारे पास जो एक इंडिजिनस खजाना है हमारे पास ज्ञान का, नॉलेज का, उसका हमने कभी इस्तेमाल किया इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। हम तो उनको ये कहते हैं गांव में जाकर के, अरे तुम कहां फंसे हुए हो, ये छोड़ो, ये कुछ नहीं, ये हम लाए हैं कहीं से पैकेज, तुम इसको करो, लो भैया।
देखिए अल्टीमेटली फॉर जनरेशंस जिस चीज की ताकत पर लोग वहां सरवाइव किए, जिंदा रहे और आगे भी बढ़े, उसको हम खारिज कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन बी आउटराइटली रिजेक्टेड? हम डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं? हम ये कहना चाहिए कि उसको हम और मजबूती प्रदान करें और उस नॉलेज को, उस नो हाउ को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को या उस रॉ मटेरियल को, उसका इस्तेमाल करके हम उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस दें, हम उसकी मार्केटिंग करने के इंतजाम करें। सरकार का काम क्या के मामले में लेट मी टेल यू, सरकार का काम क्या? सरकार का काम ये छोड़ो ना, आप गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम के वहां टीआरसी बना दो और कहने लग जाओ हम चलाएंगे पर्यटन। नो, आई स्ट्रांगली अपोज दिस स्टाइल ऑफ पर्यटन विकास। मैं ये कहता हूं कि हमें करना चाहिए, सरकार को जितना भी हमारा लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, जो तमाम सारी, जिसमें आपने वाटर राफ्टिंग की भी बात कराई, वाइट वाटर क्योकिंग की भी बात की, और तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी रिवर्स वगैरह हमारे पास जो हैं, या ट्रैकिंग का है, या तमाम सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स का है, या रॉक क्लाइंबिंग का है, या तमाम सारी और सारी विधाएं हैं, उसको सबको करने के लिए हम वहीं पे प्रतिभाओं का चयन करें, प्रतिभाओं को आइडेंटिफाई करें। हाँ, बेशक मैंने कहा मैं बहुत कूप मंडूक भी नहीं बनना चाहता, हमें ट्रेनर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, हमें कुछ नो हाउ का आदान प्रदान का भी पड़ सकता है। गांव का बच्चा है, उसको पता नहीं है कहाँ मुझे वेबसाइट लॉन्च करनी है, कहाँ क्या है, कहाँ से मुझे मार्केटिंग करनी है। उन सब चीज़ों के लिए हम तमाम सारे आजकल तो बहुत साधारण सी बातें हैं, इस तरह की फैसिलिटीज हम दें। मैं कई बार गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों को तो ये कहता रहा, भाई एक काम करो, आप लोगों की जो ये बसों वगैरह की फ्लीट है, तुमसे तो ये बंगले कभी मेंटेन होने नहीं है भैया, लोकल का गांव वाला इसको करेगा, और तुम अपना टूरिस्ट जो कुछ भी है दिल्ली एयरपोर्ट से या देहरादून के रेलवे स्टेशन से या कहीं से, जहां से कहीं अपना ये कंडक्टेड टूर्स तुम्हारे आते हैं, इनको इकट्ठा करके उस गांव तक और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो। हॉस्पिटैलिटी देना उसका काम है। उसके मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं आपके पास। चक्राता में एक स्थानीय नौजवान है, बिट्टू करके उसको घर में पुकारते हैं, दिगंबर चौहान साहित्य उसका असली नाम है, डॉक्टर का बेटा है। He has created wonders। उसने वहां पर जहां पे पशु रखते थे लोग, जिसको छान बोलते हैं हम, उसको पर्यटक डेस्टिनेशन में तब्दील कर दिया, और बिना किसी, और जहां पे एक साधारण से गदेरा ऐसा बहता था, उसके साइड में खेत थे लोगों के, ऐसे जिसको छोड़ दी थी खेती बाड़ी भी, जैसा अब होता है बंदर खा जा रहे हैं, सुअर खा जा रहे हैं, फलाना खा जा रहे हैं, उसने उस पे कुछ अपना थैचेड रूफ्स का वगैरह का वो सब बना करके वहां कंडक्टेड टूर्स आते हैं लोगों के पास। तो ये इस तरीके का काम करने वाले जो लोग हैं, उनको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। और आज के समय में एक अच्छी बात यह है हरमन, कि लग्जरी से तंग आकर के लोग कुदरत के करीब जाना चाहते हैं, नेचर के करीब जाना चाहते हैं। राजीव भाई, आपको लाना चाहूंगा बहस में, क्या हमारी सरकारें किस मॉडल पे पर्यटन का विकास होना है, किस लाइन पर आगे बढ़ना है इन 12 सालों में, क्या हम ये तय कर पाए हैं अभी तक? हमारी अब तक की सरकारों के पास या तो इस दिशा में कोई सोच ही नहीं रही है। और क्यों लगता है आपको ऐसा? मैं बता रहा हूँ, और अगर सोच रही है तो वो सोच बड़ी घातक रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, जब वो शुरू में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, तो उन्होंने एक बात कही कि यहाँ जगह जगह एयर स्ट्रिप्स और हेलीपैड्स पहाड़ों पर बना के पर्यटन का विकास किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैं नेपाल का पिछले 20 सालों से एक छात्र रहा हूं। मैं दर्जनों बार नेपाल गया हूं। नेपाल मेरी रुचि का विषय रहा है, और मैं 5-6 साल से तो नहीं गया जब से डेमोक्रेसी आई। लेकिन मैंने नेपाल में क्या देखा कि यहाँ एशिया का सबसे ज़्यादा, थाईलैंड के बाद, पर्यटक नेपाल में जाता था। वहाँ 48 हवाई पट्टियाँ और हेलीपैड थे। सड़क सिर्फ एक थी, महेंद्र हाईवे। पूरे देश में, सुनिए आप, पूरे देश में एक सड़क थी, महेंद्र हाईवे। हवाई पट्टियां और हेलीपैड्स 48 थे। पर्यटक सीधे काठमांडू के हवाई अड्डे से अपने उस जगह पर जाता था। अब जहां वो जा रहा है, जिस गांव में, वहां पानी नहीं है, तो पानी वो अपने साथ ले जा रहा है। वहां खाने की बुनियादी सुविधा नहीं है, वो ढाबा नहीं है, तो अपने साथ वो डिब्बा बंद खाना ले जा रहा है। तो वहाँ हो क्या रहा है, नेपाल में हुआ क्या, जो वहाँ इतनी दरिद्रता रही, इतने ज़्यादा पर्यटकों के बावजूद, उसकी वजह ये थी कि पर्यटक वहाँ खाना बाहर से डिब्बा बंद ले जा रहा है। वो डिब्बा बंद खाना उसकी
मुनाफा किसी मल्टीनेशनल को मिल रहा है। वो जो पानी ले जा रहा है अपने साथ बोतल बंद पानी, वो किसी बड़े पूंजीपति को उसका मुनाफा मिल रहा है। वहाँ के स्थानीय आदमी को क्या मिल रहा है? केवल कि उसका प्रदूषण, वहाँ वो डिब्बा छोड़ दे रहा है, वहाँ वो पानी पी के वो बोतल छोड़ दे रहा है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को केवल उसका पॉल्यूशन मिल रहा है। और धीरे धीरे आखिर जो पर्यटक आ रहा है वो सीनिक ब्यूटी के लिए आ रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य, दृश्य सौंदर्य के लिए आ रहा है। तो वहाँ के दृश्य सौंदर्य को बिगाड़ के आ रहा है, क्योंकि इस तरह का जो पर्यटक होता है वो आक्रामक पर्यटक होता है। उसका क्या उत्तराखंड में भी ये बात जो आप कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बन जाएंगे, ये स्ट्रिप्स बन जाएंगी, ये खतरा यहाँ भी है? पहले तो लगता तो यही है कि जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, मैं उससे शेयर उठा कि जो वो कह रहे हैं, आप देखिए कि अभी भी गाँव में पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं तो दुरुस्त नहीं है, वहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। और आप 48 हवाई पट्टियाँ, हवाई हेलीपैड बनाएंगे तो आखिर उनमें कौन चलेगा? हेलीकॉप्टर में क्या आप और मैं चलेंगे या गाँव के लोग चलेंगे? रावत जी, क्या ये जो बात हम कर रहे हैं, आज पर्यटन की बात कर रहे हैं, क्या पिछले 12 सालों में हम ये समझ नहीं पाए हैं कि किस तरीके का पर्यटन में विकास हो सकता है? उत्तराखंड के पहाड़ों में, मैदानों में किस तरीके का विकास हो सकता है? किस मॉड्यूल पे काम, ये हमारे सियासतदान भी नहीं समझ पाए हैं क्या? रॉबिन, पर्यटन आप ये समझिए कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वो क्या देखना, अनसी कुछ देखना चाहता जो उसने कभी नहीं देखा। क्या अनएक्सपेक्टेड वो एक्सपीरियंस करना चाहता, अनहर्ड को सुनना चाहता है, अनसीन को देखना चाहता। ये मनुष्य की जिज्ञासा होती है। पर्यटक जिज्ञासु होता है। कहीं भी क्यों आता है? वो ऐसी जगह देखना चाहता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो, ऐसा एक्सपीरियंस चाहता है, ऐसे नज़ारे वो देखना चाहता है, प्रकृति के या किसी किस्म का एक्सपीरियंस जो होता है जो उसने कभी सुना ना हो। वो जिज्ञासा उसको खींच के लाती है, चाहे यहाँ लाए, चाहे सूरजकुंड ले जाए, चाहे वो थाईलैंड ले जाए, कहीं भी ले जाए। तो वो चीज़ थी। अब यहाँ ये समझिए कि आप मसूरी 1825 में अंग्रेज कैप्टन यंग ने ढूंढा, वही नैनीताल वही 1840-45 की बात है। अब उसके बाद आपने ना तो कोई नया हिल स्टेशन बना। उसके बाद हम ये सुन रहे हैं कि जो दो लोगों को आकर्षित करता है, इनके बारे में भी जो होती है कैरिंग कैपेसिटी होती है। हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है। मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी इकोलॉजिकली खत्म हो, एग्जॉस्ट हो चुकी है, काफ़ी हो चुकी है। आप नैनीताल, उसकी भी एग्जॉस्ट हो चुकी कैरिंग कैपेसिटी। आप वो भविष्य में डिसास्टर हो सकता है, इस लेवल तक वहाँ की हो चुकी है। आप उसी को शोकेसिंग कर रहे हैं, उसी की आप मार्केटिंग कर रहे हैं। और अनसीन प्लेसेस आपने देखना चाह रहे थे, आप कह रहे थे कई वर्जिन पीक्स हैं, वर्जिन घाटीज हैं, जो बुग्याल हैं, जो हमारे यहाँ बुग्याल जो मीडोज होते हैं। लेकिन ये खतरा फिर उनके लिए भी पैदा हो जाएगा कि नहीं, वो जैसे विजन नहीं है। राजीव भाई कह रहे थे, जैसे राजीव भाई कह रहे हैं, जैसे आपने बोला है कि सरकार क्या करती है, सरकार खुद वो फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए। उसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसको शोकेस करना। अभी राजीव भाई क्या कर रहे हैं, आप पानी पर्यटक खुद लेके जा रहा है, नीचे से लेके जा रहा है। आप वहाँ की बिजली चाहिए, वहाँ सड़क चाहिए, आप क्या कहते हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए। अब इस तरह की फैसिलिटी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहाँ डेवलप करिए, बजाय आप खुद फैसिलिटेटर होने के बजाय आप खुद ही करने लगेंगे। सरकार क्या करिए, वो पर्यटन में आई, अपने रेस्ट हाउस बनाए, फिर आप दारू के धंधे में भी आ गए, फिर आप क्या कहते हैं उसके खनन के माफिया की तरफ भी चले आए। मतलब तुम हर चीज़ तुम करोगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? जब तक पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लोकल लेवल का, वही इसमें आता है, पर्यटन में एक आता है डिस्टेंट यूजर की बात आती है। तो डिस्टेंट यूजर कौन है? जो सैलानी बाहर से आता है आपके यहाँ, उसने बाहर आपकी प्रकृति का आनंद लेके वो चला गया। और बाकी जो आपके गढ़वाल मंडल विकास निगम है या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, आप ये देखिए कि उसके बाद ये हम पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं कि साहब टिहरी बांध का एक मास्टर प्लान बन रहा है। उस समय पांगती जी कमिश्नर हुआ करते थे, वो मुझे याद है, हम तब रिपोर्ट की थी। उस समय से वो मास्टर प्लान की बात चल रही है। पांगती जी रिटायर हो गए, प्रमुख सचिव बन गए, सारी चीजें बनी, वो मास्टर प्लान आज तक नहीं बना। और टिहरी डैम के चारों तरफ लोगों ने घेर लिया, बाहर वालों ने जमीनें घेर ली हैं, जमीनें उन्होंने खरीद ली हैं। तो जो लोकल आदमी क्या कर रहा है, जो वहाँ के जो जमीन वाला था,
उन ढाबों में, उन होटलों में बर्तन धोने काम का कर काम रहा। करेगा और सब काम करेंगे। हम ये करेंगे डिस्टेंट यूजर उसको यूज कर रहा है, उसका फायदा डिस्टेंट एंटरप्रेन्योर कर रहा है, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन क्या है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी बननी चाहिए, पर्यटन की जो हमारी पॉलिसी बननी चाहिए, वो क्लियर नहीं है। आपको ये पता नहीं कि ये देशाटन है या ये तीर्थाटन है। ये कांवड़ियों को भी आप कहते हैं, अभी आप किसी उस जाओ कि साहब 3 करोड़ विधानसभा में प्रश्न लगा था तो पर्यटन मंत्री इसका जवाब सही तरीके से नहीं दे 3 पाए। करोड़ पर्यटन, भारत सरकार भी कह रही 3 करोड़ पर, उनमें से 1 करोड़ तो कांवड़िए हैं जो नंगे पांव चलते हैं, वो कांवड़ लेके आते हैं। उसमें से अगर मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, आपके रुड़की से आ रहे हैं, जहाँ से जो मुर्दा लेके उसमें घट, वो भी उसमें शामिल कर दिए हैं। सत्तू खाने वाले पर्यटक तीर्थ यात्री भी उसमें। अरे अलग अलग करो, जो केवल कुदरत का आनंद लेने आता, केवल पर्यटन के लिए आते हैं, केवल उसके लिए आते हैं, उनको अलग मंजुल भाई उद्यमी होने के नाते आप जो परेशानियां बताई जा रही हैं और दिखाई भी जा रही हैं कि इस तरीके की परेशानियां होती हैं, उद्यमी होने के नाते, क्योंकि आप एक कैंप भी चलाते हैं, राफ्टिंग कैंप चलाते हैं, किस किस तरीके की दिक्कतें आपको आती हैं, क्या क्या संभावनाएं एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप देख रहे हैं यहाँ उत्तराखंड के अंदर? रॉबिन भाई, मैं आपको बताऊं कि मैं कैंप के अलावा मैं एक एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर कंपनी रन करता हूं। मैंने बहुत एक छोटे से गाइड के रूप में शुरू करने के बाद आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चला रहा हूं और मैं स्थानीय हूं। जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात रावत जी ने कही, तो अभी और राजू भाई ने भी जो बात कही एंटरप्रेन्योरशिप की कि नेपाल में इस तरह से हो रहा है, ट्रेल डेवलप हो रहे हैं, बस उसके साथ साथ उसमें जो इकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं टूरिज्म के, तो जो उससे कैसे बचाव हो, तो उसका बचाव जैसे हमारे चौहान साहब ने भी कहा आपको कि लोकल एक अमेलगमेशन होना चाहिए, एक ट्रेडिशनल प्लस बाहर का, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आउटडोर शब्द अगर आप कहें, मेरी समझ में आउटडोर में हमारे पर्वतीय लोग जो बकरी चराते हैं वो भी आउटडोर्स में रहते हैं, और जो माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर जो जा रहे हैं वो भी आउटडोर में रहते हैं। अगर दोनों का एमलगमेशन हो तो उनकी लोकल नॉलेज और उनको ट्रेन कर दिया जाए माउंटेन गाइड के रूप में, तो मेरी समझ में एक जबरदस्त चीज निकल के आएगी। बट अभी हो क्या रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं, पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से जब हमारी सरकार, जो उत्तराखंड बनने के बाद हमें बहुत आशाएं थी कि हम उत्तराखंड बनने से पहले से ये व्यवसाय कर रहे हैं। यूपी से जब हम अलग हुए तो हमारी बड़ी आशाएं हुई कि उत्तराखंड बन गया, अब तो हमारी सारी बात सुनी जाएगी, सारी समझी जाएगी। बट बनने के बाद पॉलिसी लेवल पर किन से हम बात करें, कहाँ जाके बात करें, बड़ी समस्याएं आने लगी। तो यही सारी समस्याएं हैं जो अभी रावत जी ने, राजू भाई ने जो उठाई हैं, कि जब तक आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, लोकल आदमी है उसको, हमको राफ्टिंग, कयाकिंग, माउंटेनियरिंग, गाइडिंग, या आप कह लें मसूरी में होटल व्यवसाय, यात्रा रूट में आप होटल खोल लें, गुप्त काशी आप आज जाइए तो आप ट्रेन के डब्बों जैसे आपको घर, मकान, होटल बन जाएंगे, जबकि वो एक खूबसूरत जगह होती थी किसी समय पे। लोन मिल रहा है वीरचंद गढ़वाली उसमें, बट आप बना क्या रहे हैं उसमें? क्या आप ट्रेडिशनल हाउसेस बना रहे हैं या आप ट्रेन के डब्बे खड़े कर रहे हैं? लेकिन हमारे पास सेट एग्जांपल भी तो नहीं है उसमें राज्य में। उसमें रॉबिन भाई, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग अलग अलग लेवल पे होनी चाहिए। पहले तो जो गवर्नमेंट, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि एडवेंचर टूरिज्म एक अलग चीज है, धार्मिक टूरिज्म एक अलग चीज है, लीजर हॉलीडेज, लीजर टूरिज्म एक अलग चीज है। और एडवेंचर टूरिज्म क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं, जैसे चौहान साहब ने कहा कि इम्पोर्टेड चीज है, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है कि ये इम्पोर्ट स्पोर्ट है। माउंटेनियरिंग हमारे इसमें ट्रेडिशनल हिसाब से नहीं होती थी, राफ्टिंग नहीं होती थी, कयाकिंग नहीं होती थी। ये इम्पोर्ट स्पोर्ट है, बट ये अपने साथ रोजगार लेके आया है और ये इको फ्रेंडली है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई अगर आप राफ्ट नदी में चलाते हैं तो जीरो इम्पैक्ट होता है। और अगर आप देखता हूं कि आप लोगों के कैंप्स में बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि नदी में किसी तरीके का कचरा ना जाए। बिल्कुल, आप हमारे इको टूरिज्म जोन जो कहते हैं कौडियाला से ऋषिकेश तक, ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है 2 चीजों का। मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि वहाँ पे आप फॉरेस्ट की जो रखवाली है, बिना फॉरेस्ट गार्ड के किसी एरिया में अगर जंगल इतना बचा है जहाँ पोचिंग नहीं होती है मछली की, वो एरिया सिर्फ कौडियाला से ऋषिकेश तक है। यहाँ ना तो मछली मारी जाती है, ना जंगल कट रहा है 20 सालों से। और 2 महीने के लिए मानसून सत्र में जब होता है, राफ्टिंग कैंप जब हटते हैं, तो उसको फिर रिजनरेट होने के लिए एज इट इज छोड़ दिया जाता है। तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक चीज का। दूसरा एग्जाम्पल है वो पलायन रोकने का। आप आज कौडियाला से और ऋषिकेश तक के जो रिलेटेड निकटवर्ती जो गांव हैं, वहाँ के किसी भी उससे पूछिए, आपको बोले क्या बनना है, आपको फौज में जाना है, आपको पुलिस में जाना है, वो कहता है मुझे कयाक गाइड बनना है, मुझे राफ्टिंग गाइड बनना है। क्योंकि घर बैठे रोजगार मिल रहा है। घर बैठे आपको आज 16,000 20,000 आप ऐसे लड़के पाएंगे जिनको 20-22 हज़ार रुपए सैलरी वहाँ पे एज अ कयाक गाइड या कैंप मैनेजर उनको मिल रही है। 5 से 10 हज़ार लोग
डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, बाकी फिर जो सब्सिडरी एम्प्लॉयमेंट है, दूध लेते हैं, आटा लेते हैं, सब्जी लेते हैं, सारा लोकल प्रोड्यूस वहाँ से ले रहे हैं। और इस तरह का जो मॉडल पूरे भारतवर्ष में आप कहीं देखेंगे, इको टूरिज्म का जो शिवपुरी कौडियाला में जो राफ्टिंग जोन है, इस तरह का मॉडल अपने आप में उपजा हुआ एक मॉडल है और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है, क्योंकि 1989 में ये एक कंपनी से शुरू हुआ था, आज 144 कंपनियां हो गई हैं बिना किसी गवर्नमेंट की स्थानीय सपोर्ट लोगों उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। चौहान जी, ये बात तो हम समझ रहे हैं और इस पर हम 12 साल से ही, मेरे ख्याल से ये मैं कोई पहला व्यक्ति तो होऊंगा नहीं जो ये इस तरीके की बहस या चर्चा कर रहा हूँ, 12 साल से हम सोच भी रहे हैं इस पे, और मुझे लगता है कि ये बातें सबकी नज़रों के आगे से गुजरी होंगी। रावत जी के नज़रों के आगे से गुजरी होंगी, आपकी नज़रों के आगे से, राजीव भाई की, और तमाम जितने हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी आंखों के आगे से भी ये बात गुजरती रहती होगी। तो फिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? कमी कहाँ रह जा रही है, चूक कहाँ रह जा रही है? देखिए, ऐसा है कि दिक्कत इस बात की है, मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में मैं कदम रख रहा हूँ टिप्पणी करने के लिए। जिस क्लास से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, इसीलिए आपको मैंने पहले कह दिया था जिस वर्ग से मैं सलाह रखता हूँ, बहुत मायोपिक सोच लेकर के हमारे प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल क्लास आ रही है। उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद तो 5 साल का कुछ परमिट मिला है जब निर्वाचित होते हैं, और भैया इस 5 साल के इस परमिट के जो भी कोई डिविडेंड है तो ये बहती गंगा में हाथ धो लो, पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। ये तो तय बात है कि पर्यटन में ऐसा तो कोई रिटर्न नहीं हो सकता कि जिसे आप सोचें कि साहब वो मैं इस साल कुछ करूं और अगले साल में उसका 4 गुना बना लूं। 4 गुना बना, ये तो बहुत एक 5 स्टार होटल लगवाने की अनुमति देने नहीं, में या जमीन देने में हो सकता है। मैं तो आप मेरे उसके और पीछे जाएं। फ्रॉम द डे वन व्हेन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज क्रिएटेड, मेरी यदि पहली आप बजट स्पीच सुनेंगे, बजट स्पीच नहीं, बजट जो प्रस्तुत हुआ, मैं तो बजट स्पीच देने वाला कोई नहीं हूँ, विपक्ष में रहा हूँ, तो लेकिन जो मेरा कट मोशन वगैरह वगैरह जैसे या बजट के ऊपर जो इंटरवेंशन था अपोजिशन के नाते, मैंने उसमें बहुत जोर दे करके कहा था कि उत्तराखंड राज्य में कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम्स नहीं बल्कि लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम्स की जरूरत है। यहां 5 स्टार होटल की जरूरत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो मिनी गेस्ट हाउसेज है, छोटी कॉटेजेज है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका बात अभी रावत जी कर रहे हैं, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, जिसकी बात मंजुल भी कर रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें जिसमें हम अपने गांव के करीब रह करके अब उस परंपरागत गांव को भी, उस 4 खेतों को देख करके भी, उसमें पैदा होने वाली मूली सब्जी वगैरह उसको भी कहीं ना कहीं बाजार प्रदान कर सके, और कोई ना कोई एक बड़ा कारण बने कि मुझे गांव में ही रुकना है। तो उसमें उस तरह का रिटर्न नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें बड़ा भारी एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। उत्तराखंड के एक भी व्यक्ति को उत्तराखंड से बाहर और पहाड़ों से बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं है। उसका एक बड़ा कारण भी है, उत्तराखंड इतनी छितरी आबादी है पहाड़ी क्षेत्रों में कि उस गांव में, उसमें अड़ोस पड़ोस में क्षमता है इस बात की, उसको जिससे कहना चाहिए सस्टेनेबल लिविंग के लिए रोजगार प्रदान करने की। जैसे मैं 2-3-4 आज की तारीख में और भी तमाम सारे मॉडल, हम दुनिया के तमाम सारी बातें करते हैं। अभी मंजुल ने भी कहा कि, और जाहिर तौर पे आज दुनिया बहुत छोटी हो गई, ग्लोबल सोसाइटी, सूचनाओं का बड़ा तेजी से आदान प्रदान है, शाम को आप नेट पे बैठते हैं, सब चीज़ों करते हैं। आज की तारीख में जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर इतनी चर्चाएं हो रही है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के ऊपर वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग 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 ब्रैकेट है फूड मार्केट के अंदर, और बाय डिफॉल्ट सही, इसीलिए कि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कहता हूं उसे, बाय डिफॉल्ट उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र ऑर्गेनिक है 99%। उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस पर्यटक एक्टिविटीज के, कई चीजें हम इंटीग्रेट कर। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे यहाँ चक्राता से आगे जब त्यूनी को आप जाते हैं तो एक जंगल में है कोटी कनासर जगह। कोटी कनासर, जी, कोटी कनासर जगह जंगलात का, अंग्रेजों ने जंगलात का डाक बंगला बनाया था। सौभाग्य से भारतीय अधिकारियों को तो शौक लगती नहीं, उनको दर्द उनके घंटाघर के पास धुआं सूंघना है, वो जंगल में जाते नहीं है। कई सालों बाद में गया तो मैंने उसका ताला तोड़ के, उसकी छोटी सी एक उसमें सेल्फ थी, छोटी सी, उसमें पुरानी किताबें रखी हुई, तो मैंने रात को ताला तोड़ के तब उसको कुछ उसके दिमक दुमक झाड़े जोड़े और उसमें कुछ लिखा ऊट पटांग सरकारी अधिकारियों के लिए।
वहाँ पे कुछ लड़कों ने वो इको टूरिज्म का जो एक कंसेप्ट था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसमें वो उनका वो बंगला वगैरह और वो जो सेट्स वगैरह थे उनके वो ले लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने। अब वो वहाँ जंगोरा से लेकर के मंडवा से लेकर के कंडाली की सब्जी से लेकर के और सब स्थानीय सब्जियों को वही व्यंजन वो परोसते हैं। और साहब देखिए उनकी मांग इतनी है कि उनको फुर्सत नहीं रहती उसमें, जब उसको वो कुछ बाजार से नहीं लेते, बाजार से लेकर के कुछ चीज़ वहाँ परोसते नहीं है, जो स्थानीय मिलता है उसी को ही वो परोसते हैं। तो दैट इज व्हाट आई मीन टू से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कूप मंडू की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि हमें बाहर से आने वाले ज्ञान के लिए अपने आँख कान बंद करने चाहिए, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमारा जो स्थानीय नौजवान है उसकी शिक्षा दीक्षा ज़्यादा है तो भी ठीक है, कम भी है तो भी चलेगा, उसको हमें बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। भैया चाय का कप सर्व करना है तो गिलास के अंदर हाथ डाल करके नहीं उठा के लाएगा, भैया उसको एक सर्व करने का हमें बेसिक 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पर्याप्त है। एक नैपकिन लगा लेगा, एक वो है बहुत ज़्यादा है, कैसे करना है, परोसना कैसे है, प्रेजेंट कैसे है, हाइजीनिक कैसे हो सकता है, फलाना हो सकता है। राजीव भाई और ये मेरा तो यकीन है ये कि जितनी कम आबादी है पहाड़ी क्षेत्रों में उसके लिए मोर देन एनफ। अब रहा सवाल आपका, ये मैं बिल्कुल राजीव भाई की उस बात से 100% सहमत हूँ। मुझे भी कई बार लगता है कि ये हेलीपैड की बात कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं केदारनाथ भी साहब हम हेली सेवाएं चली रही है, फलानी रही है। जो देहरादून के जॉली ग्रांट से उड़ेगा और केदारनाथ के दर्शन करके वापस आएगा तो रॉबिन भाई मुझे ये बताइए उससे 10 नए पैसे का भी लाभ किसको, केदार घाटी के कौन से निवासी को, कौन से व्यवसायी को या कौन से स्वरोजगार वाले को होने वाला है, जरा मुझे बता दीजिए कोई। टेल मी राजीव भाई, इसमें ये बात की आवश्यकता इस बात की कि मुझे 4 लोग आकर के गाली देते हैं कि यार मुन्ना सिंह चौहान तुम यार बड़े तुर्रम खां बनते हो। वो यार हम वहां पर हनोल मंदिर पे गए थे, मंदिर देखने, हमारी तो कमर टेढ़ी हो गई, उसमें तो हमारी गाड़ी 10 बार पंचर हुई, सड़क कितने बुरा हाल और मरते मरते बचे। ये गालियां जरूर सुनने को मिलती है। तो भैया इसलिए मैं कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सुरक्षित जिसे कहना चाहिए तो विडंबना है। एंजॉय करते हुए लोग जो हैं पर्यटक डेस्टिनेशन तक पहुंचे। और रावत जी ने जिस बात को कहा कि हम नए पर्यटक डेस्टिनेशन नहीं है, इसी सवाल पे मैं आ रहा हूं कि राजीव भाई, जैसे रावत जी ने भी कहा ये बात कि मसूरी और नैनीताल ये जो स्पॉट्स हैं वो अंग्रेज ढूंढ के हमारे लिए संवार के छोड़ गए। लेकिन आज भी मैं पर्सनल तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा मसूरी जाने का मन नहीं करता, उससे अच्छा मैं उसके अलावा मसूरी से आगे मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊं। एक से एक खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं चक्राता में, चौहान जी चक्राता में एक से एक सुंदर जगहें हैं, चमोली में एक से एक सुंदर जगह है, रुद्रप्रयाग में, रॉबिन भाई मैं आपको बता रहा हूं यदि आप हनोल से और मोरी तक चलेंगे, मोरी वाला इलाका बहुत बेहद खूबसूरत इलाका है राफ्टिंग के लिए। और वो जो लो लाइंग एरिया है रिवर के बेड के साथ जाता है, जिसपे वो एशिया का सबसे ऊंचा वृक्ष भी था एक समय, चीन का खड़ा गिर गया, ठीक है। आप देखेंगे, आप उसमें मेसमराइज हो जाएंगे कि किस तरह का वो है और कितनी आबादी है, कितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए लोगों को। तो राजीव भाई क्या वजह रही, और इन इलाकों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दे पा रहे 12 सालों में। अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए आप मसूरी का ही उद्धार कर दीजिए कुछ, वो जो रोपवे है, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें रोपवे का जिक्र है कि यहाँ से जो ट्रैफिक तमाम जाम रहता है देहरादून से मसूरी के लिए, उसका एक विकल्प रोपवे था जो कि बहुत इको फ्रेंडली भी था। रोपवे से आप जाते और तमाम रेवेन्यू भी मिलता, लोकल लोगों को वो रोपवे मिलता, तो वो भी हम तैयार नहीं कर पा रहे। जोशीमठ में वो रोपवे मेरे ख्याल से भाई साहब अभी भी खराब है वो। हाँ, अभी औली के लिए जो रोपवे है वो अभी भी वो पिछले मैं अपनी शादी के बाद जब गया था वो खराब था और शायद अभी भी वो खराब है। तो ये इतना उदासीन रवैया हमारी सरकारों का, तो कैसे हम ये गारंटी कर रहे हैं कि ये पर्यटन प्रदेश बनेगा? रोबिन, रोपवे केवल देहरादून से मसूरी नहीं बल्कि हर जगह, और यहाँ तक कि एक गांव से दूसरे गांव तक के लिए भी लगना चाहिए। और सड़कें जितनी है, मैं ये नहीं कहता हूँ सड़क ना बने, लेकिन सड़क के साथ ही साथ हमें वैकल्पिक रूप से रोपवे पे ध्यान देना चाहिए। जिस स्विट्जरलैंड की सब बार बार बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड बना देंगे, सचमुच में स्विट्जरलैंड इस धरती पे, इस सृष्टि पे, इस मर्तलोक पे इस समय पर्यटन का एक श्रेष्ठ उदाहरण। लेकिन वो बना कैसे? आप वहाँ ये देखिए, मैं वहाँ जाके आया तो वहाँ देखा ये मैंने कि छोटी छोटी नदियों पे उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स नहीं कहेंगे उन्हें, बल्कि जैसे हमारे घराट होते हैं उतनी बिजली बना के, जहाँ जितनी बात आ गई लोकल विजडम वाली बिजली बना के, और उससे जगह जगह रोपवे बना दिए। छोटा रोपवे हो, बड़ा रोपवे हो, जो भी हो, उससे उन्होंने वो डेवलप किया। और हमारे यहाँ नदियों की क्षमता स्विट्जरलैंड से ज़्यादा है,
लेकिन हम करते क्या हैं कि हमने ढांचा, जो इन्होंने शुरू में बात कही थी मुन्ना सिंह जी ने, हमने ढांचा एडॉप्ट किया पर्यटन का पश्चिम का। तो पश्चिम के और यहाँ की एक तो भौगोलिक उसमें फर्क है, फिर पश्चिम का जो मॉडल है पर्यटन का वो फेल हो चुका है। पश्चिम और अमेरिका वो तो खुद अपने प्रदूषण से आज परेशान है। उनकी नदियां प्रदूषित हैं, उन्होंने सारी अपनी नदियों को नहर बना दिया, नहर में तब्दील कर दिया। तो जरूरत इस बात की है कि जगह जगह लोगों को आत्मनिर्भर बना के और लोगों को जो पारंपरिक ज्ञान है उसको हाँ उस पारंपरिक ज्ञान को तकनीकी का मिश्रण करके, जैसे घराट है वो पारंपरिक है, तो उसको आप ये रुड़की यूनिवर्सिटी कर क्या रही है, ये जो आपके तकनीकी ये विशेषज्ञ हैं कर क्या रहे हैं, तो उस घराट पे छोटा सा आप वो टरबाइन लगा के, आधुनिक टरबाइन लगा के, और उसमें क्या कहते हैं, जो क्या वो कहते हैं उसे, जिससे वो गाड़ी पे लगा बियर रिंग लगा के उसकी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है सर, उसी से बिजली बन सकती है। अब आप करेंगे क्या कि बिजली परियोजनाएं आपको बड़ी चाहिए, बड़ी बिजली परियोजनाएं आपको इसलिए चाहिए कि उससे आपको बड़ी दलाली मिलेगी। छोटी बिजली परियोजनाएं बने और यहाँ का आदमी बनाए, चाहे यहाँ का ठेकेदारी बनाए, पर यहाँ का तो बनाए। अब 8,000 करोड़ रुपए की जो आप बिजली परियोजना बनाएंगे तो किसमें बूता है कि जो 8,000 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर सके यहाँ का आदमी। अब आप अभी कह रहे हैं कि यहाँ सेब की उससे आप सेब और माल्टे से शराब वाइन बनाएंगे, और उसमें आपने शर्त क्या रखी कि ये लाइसेंस उसको मिलेगा कि जो 5 लाख रुपए सालाना टैक्स देता हो। तो मैंने यहाँ के अपने एक आध मित्रों से पूछा कि भाई तुम देते हो क्या, तो यहाँ का कोई है क्या उद्योगपति भी ऐसा कि जो 5 लाख रुपए सालाना इनकम टैक्स देता हो। मंजुल भाई, इसमें एक पॉइंट ये भी है, जैसे राजीव भाई की और आपके कयाकिंग और राफ्टिंग से मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि आप अगर उस नदी पे चल रहे हैं जो कि फॉरेस्ट रेंज में आती है, तो आप लोगों का चालान हो जाता है कायाक राफ्टिंग करते हुए, कयाकिंग करते हुए, जो ऊपर जो नदियां हैं कई सेक्शंस में, जैसे कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके जो इंटर कनेक्टिविटी है बड़ी पुअर है हमारे स्टेट के अंदर, क्योंकि जो हमारे को परमिट मिलता है रिवर राफ्टिंग का, एक तो रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग का नहीं देते हैं, रिवर राफ्टिंग का परमिट दे दिया, ये कयाकिंग को अलग स्पोर्ट मानते ही नहीं है। क्योंकि कयाकिंग अपने आप में एक विश्व विख्यात एक आज फ्लैट वाटर कयाकिंग ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया। आप अगर इसको देखेंगे, इसको मानते नहीं है। जो अभी शलभ जी का आपने दिखाया, शलभ जी एक बार ऊपर से कयाकिंग करके आ रहे थे, पिंडर में एक रेकी ट्रिप किया था हम लोगों ने, तो फॉरेस्ट वालों ने हमारी राफ्ट जब्त कर ली। राफ्ट जब्त करने के बाद फिर वही जैसे होता है, जी हम राफ्टिंग कर रहे थे, हम कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, ये इनर लाइन परमिट भी नहीं लेना पड़ता क्योंकि पिंडर हमारे बॉर्डर एरिया में भी नहीं बहती। तो आपने हमें पकड़ा क्यों कि नहीं, आप ये रिजर्व फॉरेस्ट है, आप इसमें नहीं, हम मछली नहीं मार रहे हैं, हम पेड़ नहीं काट रहे, खनन के पट्टे बांट दिए जाते हैं, लेकिन आप वहाँ राफ्टिंग नहीं कर सकते। ये रॉबिन, एक मैं थोड़ा सा मंजुल को इंटरप्ट, समय कम है, अब एक फाइनल कमेंट आप लोग, मैं मंजुल को इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि इसमें मैं एक बात ये और जोड़ूंगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक रेटिपिज्म है, लाल फीताशाही, वो एक बड़ा कारण उसको डिस्करेज करने का। उनको लगता है कि तमाम सारे धंधे, क्योंकि काफ़ी कुछ जो मंजुल की एक्टिविटीज़ है उससे भी परोक्ष रूप से मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से संबंध रहा हूँ, मतलब मेरा परिचय रहा है उससे, किस तरीके से तंग करते हैं। और सरकार नाम में कोई, मेरे ख्याल से एक राफ्टिंग का परमिट देने के लिए 20 डिपार्टमेंट इन्होंने उसमें इन्वॉल्व कर रखे हैं। वो घिस जाता है आदमी, वो इसलिए करते हैं, को चाहते नहीं कि यहाँ का आदमी करे। सिंगल विंडो सिस्टम की, रॉबिन भाई सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं और मल्टीपल विंडो होना चाहिए। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे डेवलपमेंट की जो फेजेस हैं, एक तो जो जिस तरह का पर्यटक है, जिस तरह का पर्यटक, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से जैसे हमारा जो प्रदेश है इसको 3 लेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, लेसर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और हाई हिमालयस। तो लेसर हिमालयस में जो पर्यटन हो रहा है और जिस तरह का पर्यटक आ रहा है उस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। मिडिल हिमालयस में जिसमें हमारे शहर आते हैं, मसूरी, नैनीताल, जोशीमठ, उसमें उस तरह का चक्राता भी आता है, जखोली भी आता है। फाइनली किस तरीके का मॉड्यूल, रॉबिन भाई, हायर हिमालयस में, क्योंकि वहां आदमी नहीं जाता, जैसे आप अभी चर्चा चल रही थी, वहां पे हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वहां पे एडवेंचरिस्ट जाता है। एडवेंचरिस्ट जाने के लिए आपको टाइम कम है। रावत जी, ये भारत की तरह उत्तराखंड में बहुत सारी विविधताएं हैं, जैव विविधता है, आपकी भौगोलिक विविधता है, आपका कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो आप एक जैसा मॉडल सारे उत्तराखंड के लिए नहीं चलेगा।
वो रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। वही बात जो मंजुल भाई कह रहे हैं कि नहीं वो हिमालय के हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि लेसर हिमालय है, उसमें बहुत फर्क है। आप जैसे इनर हिमालय है उसका डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, आउटर हिमालय की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, आपके गंगा वैली की डिफरेंट है, यमुना वैली की डिफरेंट है, अलकनंदा की अलग है, सरयू की अलग, उसकी अलग है, कोसी की अलग है। तो ये एक जैसा नहीं बना सकते हैं। कल्चरल मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप यहाँ आपका इधर देखिए, आप तराई में आपके थारू है, बोक्सा कल्चर है, और उधर भूटिया कल्चर कितना रिच कल्चर है, इधर आपका जौनसार बाबस से लेके ऊपर मोरी तक। चलिए समय समाप्त हो गया, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि 12 सालों से इस पर चर्चा हो रही है, तो 1 घंटे में कैसे ये चर्चा निपट जाए ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, और समय की बाध्यता है। पीसीआर वाले प्रोड्यूसर्स की बात भी माननी पड़ती है, जो तमाम देर से कान में चिल्ला रहे हैं कि वाइंड अप किया जाए। और हमारे पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा से शायद कुछ चीजें निकल पाई नहीं निकल पाई, हमारे सियासतदानों तक गई या नहीं गई ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो पता लगे कि किस तरीके का मॉडल पर्यटन का हमारे राज्य में होना चाहिए। 12 सालों में काफ़ी कुछ हुआ भी है, नकारात्मक अगर बातें छोड़ दे कुछ चीज़ें सकारात्मक भी हो रही हैं, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। आगे बढ़ते रहेंगे इसी कामना के साथ। नमस्कार और मेरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।